नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यूपी के अमेठी की एक घटना है। उस घटना के बारे में मेरी वाइफ आज सुबह में बातचीत करने लगी। वो ये सब सुनते रहती है देश दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे रेप हो गया, कहाँ पे मर्डर हो गया। विश्व की जो घटनाएं हैं, ईरान, इराक, ये सब जो इजराइल, वो सब घटनाओं को वो उतना नहीं ध्यान देती है कि क्या चल रहा है। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, ये सब छोटी-छोटी घटनाएं, अब शायद उसका लेवल ऑफ अवेयरनेस उतना ऊंचा नहीं है। आचार्य प्रशांत के जैसा या रजनीश के जैसा होता है ना, लेवल ऑफ अवेयरनेस, फोर्स कितना, इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है, वो उतना ही बड़ा-बड़ा चीज़ सोचता है। वो उतना बड़ा-बड़ा नहीं सोचती है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, हमारे कॉलोनी में क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो इस तरह की घटनाओं पर वो देखते रहती है क्या हो रहा है और मुझे भी सुनाती है। मैं जबकि उस तरह की घटनाओं को उतना नहीं देखता हूँ। देखता भी हूँ तो 1 मिनट के लिए देख लिया, बाकी इतना डिटेल्स में नहीं जाता। तो इस घटना को भी मैं संक्षेप में ही बताऊँगा, इतना डिटेल्स में मुझे जानकारी नहीं है एक्चुअल क्या हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह की घटनाएँ ना हो और इस तरह की घटनाओं के बारे में आचार्य प्रशांत या बाकी भी हमारे देश के जो गुरु हैं, वो लोग इनके बारे में भी थोड़ा विचार करना चाहिए यार। कब तक ये क्लाइमेट चेंज के नाम पे कुछ करते नहीं हो और खाली ऐसे ही सुनाते रहते हो। पॉपुलेशन भी कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, सुनाते तो हो लेकिन करो ना, घर घर घूम के थोड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कंडोम कुछ बांटो। आचार्य प्रशांत, चाहे नेता लोग से बंटवा, मतलब आप खुद नेता ही बन जाओ ना, ये सबसे अच्छा रहेगा। आचार्य प्रशांत जी अगर खुद एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कुछ बन जाएंगे तो उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे कि केजरीवाल, वो भी तो मतलब यूपीएससी क्लियर किए हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, अभी सीएम हैं, जेल भी गए शराब घोटाला में। तो आचार्य प्रशांत तो ऐसा कुछ घोटाला नहीं करेंगे। एनीवे, तो ये घटना पे ही मैं आ जाता हूँ। अमेठी की एक घटना है। वो घटना कुछ ऐसी है कि 2 गरीब भाई रहते हैं, मजदूरी करते हैं और उसमें से एक भाई को पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट है, पढ़ने लिखने में तेज़ है, तो नौकरी पकड़ लेता है। शायद पहले सिपाही की नौकरी पकड़ता है, उसके बाद टीचर की नौकरी पकड़ता है और दूसरा भाई अपना नॉर्मल मजदूरी ही कर रहा है। तो ये दीवार पिक्चर के जैसा अमिताभ और वो शशि कपूर, क्या नाम है, उनके जैसा एक कहानी नहीं है। तो होता क्या है कि जो छोटा भाई है ये शायद, तो छोटा भाई फिर शादी विवाह करता है और शादी विवाह के बाद इनकी 2 बेटियां होती है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि उनका वाइफ का किसी नज़दीकी रिश्ते में ही, शायद मामा का लड़का है वो, भगीना और मामी पता नहीं क्या है वो रिश्ता। तो दोस्तों उन दोनों के बीच कुछ अफेयर हो जाता है और इस चक्कर में मर्डर जैसी घटना घट जाती है। अब उस लड़के के दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि उसने उस औरत को मारने के साथ ही उसके हस्बैंड को मार दिया और उसकी 2 बेटियों को भी मार दिया। जैसा कि मेरी वाइफ बता रही है कि इसके पहले पुलिस कंप्लेन भी, उसके हस्बैंड वाइफ मतलब दोनों मिलकर पुलिस कंप्लेन भी किए थे। 2-2 बार कंप्लेन किया गया था उस लड़के अगेंस्ट में, क्योंकि उसकी वाइफ को उसमें कुछ ज़्यादा रुचि थी नहीं। ठीक है, कुछ मजाक वाला रिश्ते होते हैं ना, भाभी देवर वाला ऐसा कुछ रिश्ता होगा, तो देवर भाभी के रिश्ते में कुछ मजाक वजाक होता होगा। उस लड़के ने उस चीज़ को कुछ और एंगल से सोच लिया होगा, उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया होगा, या एक्चुअल स्टोरी किसको मालूम है यार, कौन किसके बिस्तर में झांक के देखने जाए कि कौन क्या कर रहा है। मुझे तो और भी बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इतना खतरनाक आशिकी क्यों यार, इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक क्यों हैं? ये पिक्चर का इफेक्ट है क्या? जैसे धड़कन में बोलते हैं वो क्या सेट्टी, कोई सुनील शेट्टी नाम, हाँ धड़कन पिक्चर चूंकि मैं देखा हूँ, सुनील शेट्टी बोलते हैं ना, कोई हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हीरोइन को बोलते हैं कि तुम किसी और को चाहे मैं होने नहीं दूंगा, मैं किसी और को चाहूँ ये हो नहीं सकता है। या किसी और पिक्चर में, फिदा पिक्चर में शाहिद कपूर बोलते हैं कुछ करीना कपूर के लिए कि तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं हो सकती हो, और गोली मार देते हैं। तो ये पिक्चर वाला आशिकी दिखा रहे हो आप लोग। युवा पीढ़ी के जो लड़का लड़की है उनसे कहना चाहता हूँ कि यार इतना ज़्यादा खतरनाक इश्क, ये कैसा इश्क है? अरे आचार्य प्रशांत इस तरह का इसके बारे में तो बात भी नहीं करते हैं यार।
इतने खतरनाक, इसके बारे में भी आचार्य प्रशांत को बात करना चाहिए कि भाई किसी दो व्यक्ति के बीच में इतना खतरनाक इश्क अगर हो जाए कि तुम मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी और का भी तुमको होने नहीं दूंगा, मर्डर कर दूंगा, तो इसके बारे में कैसे किसी लड़का लड़की के अंदर चेंज लाया जाए। लड़की जनरली बहुत कम ही करती है। काजोल का कोई एक पिक्चर आया था यार, गुप्त, उसमें काजोल ही कितना लोगों को मर्डर कर देती है। एनीवे, तो इतना खतरनाक इश्क क्या किया जाए। अब आचार्य प्रशांत सामने रहते तो उनसे मैं इस तरह का सवाल जरूर करता कि मतलब आप भाषण सुना रहे हो, लेकिन यार भाषण का कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। भले ही आपके सब्सक्राइबर बन गए हैं, मैं मानता हूं कि 5 करोड़ आपके सब्सक्राइबर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पे वो चेंज वैसा कुछ दिखाई तो नहीं देता है। जैसे कि हम बात करते हैं कृष्ण के ज़माने की या गौतम बुद्ध के ज़माने की, महावीर के ज़माने की, तो उतना ज़्यादा कुछ परिवर्तन दिख नहीं रहा है। क्या करें? कुछ है उपाय? दोस्तों, मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊं तो कॉलेज के दिनों में मुझे भी एक लड़की पसंद आई थी, कोई बंगाली लड़की थी। वो स्टोरी मेरी वाइफ भी जानती है। तो यार मैं एक सिंपल लड़का, आज भी सिंपल ही है, देख ही रहे हैं, ठीक है। उम्र क्या उस समय, वही 16-17 साल। तो लड़की सचमुच बहुत ज्यादा सुंदर थी, और सुंदर लड़की चाहे सुंदर लड़के के प्रति भाई सब कोई आकर्षित होता है, मैं भी आकर्षित हुआ। लेकिन कुछ 10-15 दिन बाद की बात है, एक लड़का मेरे ही सामने बोला कि यार मेरा उस लड़की से कुछ अफेयर चल रहा है, मैं तो देखो उसको लव लेटर भी लिख रहा हूँ। तो उस दिन मैं जब सचमुच में उसको देखा, यार ये तो लव लेटर सचमुच लिखा हुआ है, बोल रहा है इसको देंगे, तो मैं फिर इस चीज को स्वीकार कर लिया कि यार कोई भी सुंदर चीज सबको अच्छी लगती है और सब लोग उसको पाना चाहते हैं। और फिर मेरे अंदर एक मैच्योरिटी का भावना पैदा हुआ। मतलब अब ये चीज भी दोस्त क्या है, कोई लड़का या लड़की इस चीज को 16-17 साल के एज में क्यों इसको इतना इजीली एडजस्ट कर लेता है कि हाँ यार कोई सुंदर चीज किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो क्या करें, उस चीज को पाने के लिए उसका मर्डर कर दे, उसका मर्डर कर दें, या उसको पाने के लिए जानबूझकर मैं दिखावा करूं, मैं बहुत हाई फाई घर से हूं, और दिखावा करूं तो करूं कैसे यार, पैसा होना चाहिए ना। बिना पैसे के दिखावा करे भी तो क्या करे। मेरे पापा उस समय मतलब 10-20 रुपया भी नहीं देते थे यार, पैकेट मनी कुछ भी नहीं देते थे पैकेट मनी, तो दिखावा क्या करूं, बिना पैसे के लड़की के सामने क्या दिखावा करेंगे। और मेरे जो 2-4 दोस्त हैं जो अपनी कहानी सुनाते हैं, ये सब कहानियाँ, तो मुझे क्लियर बताते हैं कि बिना पैसे के कोई अफेयर नहीं होता है, किसी भी लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मेरी वाइफ खुद खुल के बोली कि मैं तो भाई अच्छा लाइफ जीने के लिए शादी की, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए। वो मुकेश अंबानी को पसंद करती है, बोलती है मैं नीता अंबानी जैसा चाहती हूँ यार, मेरा हस्बैंड जो होना चाहिए ऐसा करोड़पति और अरबपति, मतलब पैसे वाला होना चाहिए यार। सब लड़कियों को यही शौक है, पैसे वाला पति, IAS, MLA, MP, PM, CM, बिजनेसमैन, ऐसा पति चाहिए। लेकिन अब वही बात है कि माँ बाप के पास भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो शादी कैसे करें। और इसलिए मुझे लगता है कि 99.99% लोगों को ना मुक्ति उक्ति कुछ मिलती उलती नहीं है, सब कुछ ना कुछ चक्कर में लगे हुए हैं। और जब तक इच्छाएं शांत नहीं होंगी, अध्यात्म वही तो कहता है कि जब तक आपके अंदर एक भी इच्छा रह गई, कर्म तो है ही, लेकिन आप कितना भी कर्म करके आपके अंदर जब तक वो इच्छा खत्म नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर बनने की, या दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी एलोन मस्क बनने की, या भारत का सबसे रिचेस्ट आदमी अडानी या अंबानी बनने की, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मुक्ति शायद किसी को मिलती नहीं है। आचार्य प्रशांत को भी इस चीज को अब समझ लेना चाहिए कि किस लिए इतना बकौती करना है, किस लिए इतना चिलम चिली करना है कि मुक्ति ले लो, मुक्ति पालो, मुक्ति का जैसे कि आलू बांट रहे हैं कि ये लो मुक्ति मैं देता हूँ, तो मुक्ति किसी को मिलने वाली नहीं है। एनीवे, तो जितने भी युवा पीढ़ी के चाहे और भी बुजुर्ग जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबसे तो मैं यही कहूँगा एक दोस्त के नाते कि यार देखो किसी भी हालात में ना, अब जैसे कि वही लड़का को जब पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, अरे औरत का मर्डर कर दिए समझ में आता है, उसका पति का मर्डर कर दिए समझ में आता है, क्योंकि वो तुम्हारे अगेंस्ट में केस किए थे, तुम बदनाम हो गए थे, और लेकिन तुम
उन 2 लड़कियों को जो 7-8 साल की लड़कियां हैं उनका क्यों मर्डर कर दिए? तो बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। तो उस गलती, अब ये वो जानबूझ के ऐसे ही झूठा बोल रहा है या सचमुच में उसको दिल से अब दुख महसूस हो रहा है? हो सकता है दिल से भी महसूस होता है यार, बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि करने के बाद महसूस होता है कि हमसे गलती हुई। तो मैं ये भी नहीं कहता कि वो अब दिखावा कर रहा है, अब हो सकता है दिखावा भी कर रहा हो, मैं कौन सा उसकी आत्मा में घुस के चेक कर सकता हूँ कि वो दिखावा कर रहा है। और वैसे भी अध्यात्म तो कहता है कि पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। मतलब उसने जो कृत्य कर दिया है उससे नफरत करने की जरूरत है, ना कि उस व्यक्ति से ही नफरत करने की जरूरत है। तो सचमुच में उस व्यक्ति से नफरत मैं नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि वैसे व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आए। अगर मुझे आप उसके सामने खड़ा करेंगे कि भाई ये तुम जो ज्ञान देते हो, क्या आचार्य प्रशांत मेरे से बहुत बड़े गुरु हैं ना भाई, वो तो देश और दुनिया के बहुत बड़े गुरु हैं, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत को ऐसे लोगों को सुधारने की जरूरत है भाई। थोड़ा ही 1%, मतलब उस व्यक्ति को इतना भी समझ हो जाए कि यार किसी का मर्डर करना बिल्कुल गलत है। अरे यार ये कैसा प्यार है कि आप मतलब उस व्यक्ति का मर्डर ही कर दे रहे हो, हाँ? तो वो मैं अपने कॉलेज के दिनों की बात करूं तो यार मैं इजिली उसको न्यूट्रल हो गया उसके प्रति कि हाँ ठीक है यार, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यार मेरी भी गलती है, मैं उसको इतना ज्यादा पसंद किया, इतना। अब चूंकि सुंदर चीज वही बात है, सुंदर चीज सबको पसंद आ जाती है, तो मेरे अंदर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, हो सकता है कुछ केमिकल चेंज हुआ हो। अगर प्यार एक केमिकल चेंज है तो हो सकता है कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा। लेकिन मैं शादी उस लड़की से किया जिस लड़की से मैंने पूछा भाई तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, किसी और से चक्कर वक्कर तो नहीं है। ऐसे में खुल के बात किया, रिटर्न में भी बात किया, फोन पे भी बात किया। उसके माँ बाप के सामने तो इतना खुल के बात नहीं कर सकते हैं ना, माँ बाप के सामने इतना ही केवल बोला कि मुझसे शादी करना चाहती हो, तो उसने बोल दिया हाँ हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। मुझे लगा यार कहीं दिखावा कर रही हो, तो फिर मैं रिटर्न में पूछा, आज से 25 साल पहले की बात है। फिर फ़ोन से भी पूछा, फ़ोन भी आ चुका था, 2001 की बात है, मैं बता दूं एग्जैक्ट ईयर भी बता रहा हूँ। तो फ़ोन पे भी बात किया, वो इरिटेट भी हो गई, बोली यार तुम बार बार एक ही चीज़ पूछते हो, समझ में नहीं आता है क्या? बोली नहीं मुझे समझ में आ गया। तो जिस लड़की ने खुल के मुझे एक्सेप्ट किया, भले ही मुंह से ना बोली हो कि आई लव यू, बोलने में शर्म आता है ना, खुल के आई लव यू नहीं कोई लड़की जल्दी बोलती है, लेकिन एक्सेप्ट की, उसी लड़की से मैंने शादी किया। और वो बंगाली लड़की और एक अपनी पत्नी, इसके अलावा मुझे कभी किसी और लड़की के प्रति कोई अट्रैक्शन हुआ ही नहीं। मतलब वो मैच्योरिटी आ गई ना 16-17 साल के एज में ही कि यार सुंदर जो लड़कियां हैं या सुंदर जो लड़के हैं, लड़के को तो छोड़, मैं लड़का हूँ तो लड़के के प्रति क्या मैं बोलूँ, तो सुंदर जो लड़कियां हैं वो सबको सुंदर लगती है, और उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या करें, अब मर्डर करके उसको पाने के लिए सबका मर्डर कर दें? नहीं ना। तो ये जो मैच्योरिटी है, ये जो स्पष्टता है, ये जो बोध है, ये जो दोस्ती का भाव है, उस लड़की से तो मैंने दोस्ती भी, मतलब लड़की से मैं बातचीत भी क्यों करना है यार? लड़की को अगर इंटरेस्ट नहीं है आपसे बातचीत करने में, तो आप क्यों उसके सामने कुत्ते के जैसा दुम हिलाते चलते हो? मैं कभी किसी के सामने दुम नहीं हिलाया, नहीं, इंटरेस्ट नहीं आया दुम हिलाने में। तो 100 बात की एक बात मैं यही कहूँगा कि यार यहाँ भी आपको ना थोड़ा सा योगा प्राणायाम ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब आप दुनिया की कोई भी समस्या मेरे सामने लाओगे तो मैं वहाँ इस चीज़ को साबित कर दूंगा कि आपको अध्यात्म की तरफ 2-4 कदम चलने पड़ेंगे। 100 कदम मत चलो, डेली आप आधा घंटा ही सही थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीथिंग करो, कपालभाति करो, ओम का उच्चारण कर लो, भ्रामरी कर लो, वही रामदेव जो कराते हैं। वो सब करने से आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज आती है। और एक चीज मैं बोलूं, शायद आप अंधविश्वासी मुझे कहोगे कि यार कुछ मैच्योरिटी ना हमको बाय बर्थ भी मिलता है, माँ के पेट से या माँ के पेट से पहले से, जो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना आत्मा वाली बात, गौतम बुद्ध अवेयरनेस बोल लेते हैं। अध्यात्म बात करता ही है कि हम दोबारा पैदा होते हैं। आचार्य प्रशांत भले उसको अलग ही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। तो कुछ मैच्योरिटी हमको बाय बर्थ भी मिलता है भाई।
तभी ना मैं 16-17 साल के एज में वो मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई कि नहीं यार, ठीक है, लड़की बहुत सुंदर है, मुझे पसंद आई, अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छी लड़की बहुत से लड़कों को पसंद आ सकती है। तो अब वो लड़की जिसको पसंद करेगी उसके साथ जाएगी, अपना अफेयर करेगी, रिश्ता बनाएगी, और निश्चित रूप से वो लड़का पढ़ने लिखने में भी तेज होना चाहिए, पैसा और पावर वाला भी होना चाहिए, बाइक और कार वाला होना चाहिए, उस लड़के के साथ हो जाएगी, उसकी मर्जी। तो ऐसा कुछ मैच्योरिटी आती है यार, ऐसा कुछ हमारा स्वभाव बनता है, ना ही हम किसी के सामने वो कुत्ते के जैसा दुम हिलाने वाला लाइफ जीते हैं। वो लाइफ भी अच्छा नहीं है। कोई लड़की बहुत सुंदर है और उसके सामने आप कुत्ते की जैसा दुम हिला रहे हो, वो भी कोई लाइफ है यार। मैं कहता हूँ भगवान के सामने भी दुम मत हिलाओ यार, इंसान की तो बात ही छोड़ो, भगवान की भी मैं बात करता हूँ। भगवान के सामने भी मैं कभी दुम नहीं हिलाता। दुम मतलब वही हे भगवान मेरा ये प्रमोशन दिला दो, हे भगवान मुझे मेरे बेटे को आईआईटी एग्जाम पास करा दो, हे भगवान मेरे बेटे को 1 करोड़ का पैकेज लगवा दो। ये सब मैं नहीं करता हूँ यार, ये सब बेवकूफ़ी है, मुझे बेवकूफ़ी लगता है, मैंने कभी किया ही नहीं है सब। तो ये एक मैच्योरिटी की पहचान है। इस तरह की मैच्योरिटी, इस तरह का परिपक्वता, मेरे पास उतने अच्छे से शब्द नहीं है। आचार्य प्रशांत बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ। तो ये जो परिपक्वता है, ये जो समझदारी है, ये जो विवेक है, ये जो होश है, अगर ये चाहते हो आपके अंदर पैदा हो, मैं तो चाहता हूँ आपके अंदर पैदा हो, लेकिन अगर आप भी चाहते हो तो थोड़ा सा अध्यात्म के रास्ते पर चलो, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कीजिए, ठीक है, तभी ये मैच्योरिटी आएगी। नहीं तो आप कुछ कर दोगे, उसके बाद जेल जाओगे और जेल में बोलोगे अब मुझे समझ में आ रहा है यार, मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था। तो अब जेल जाके और वो सब सोच के क्या फ़ायदा। समझदारी तो ये है ना कि कुछ वैसा काम करने से पहले ही आप समझ जाओ कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, या आपके दिमाग में ये खुराफात चल रहा है कि वो चीज़ करके मैं बच जाऊँगा, तो ये खुराफात भी आपकी आत्मा करने से रोकती है। मेरे जीवन में ऐसा घटना घटा है कि एक व्यक्ति का मैं मर्डर करना चाहता था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले मेरे दादा पे कातिलाना अटैक किया था। मतलब खून से लथपथ मैं अपने दादा को देखा था। और जो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया हो, जो जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार किया हो, और उस व्यक्ति को आप इस तरीके से लहूलुहान कर दोगे, और मैं चुपचाप से बर्दाश्त कर लूंगा गौतम बुद्धा की तरह, यार जाने दो यार, दादा बच गए ना। मेरी आत्मा भी ऐसे समझा रही थी कि जाने दो, दादा बच गए ना, मरे नहीं ना, माफ कर दो यार। और वो आदमी गांव छोड़ के भाग गया था। मेरे अंदर तो इच्छा हो रही थी कि उसके फैमिली को खत्म कर दूं। आप कहोगे मैं फेंक रहा हूं, मैं फेंक नहीं रहा हूं भाई, लेकिन आत्मा अंदर से समझा रही है कि नहीं नहीं ऐसे मत करो यार। उम्र कितनी, वही 18-19 वर्ष। गांव में खेत के लिए झगड़ा हो गया था, वही हमारा फैमिली रिलेशनशिप में, मेरा बहुत बड़ा एक ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था आज से कुछ 30-40 साल पहले। 25 साल पहले भी वो खेत के चक्कर में आज भी झगड़े चल रहे हैं यार, मैं क्या बताऊं, ये सब छोड़ो घर की बात। तो उस चक्कर में ही उसने मेरे दादा पर बहुत बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया था मारकर। तो मेरे अंदर निश्चित रूप से मैं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल इस मामले में कृष्ण के जैसा हूँ भाई। मैं न्यूटन का 3rd लॉ फॉलो करता हूँ। मेरे साथ कोई गलत करे और मैं गौतम बुद्धा की तरह चुपचाप से बर्दाश्त कर लूं, नो, हो ही नहीं सकता। मैं कृष्ण के जैसा हूँ, बर्दाश्त करूंगा एक सीमा तक, उस सीमा के बाद चाहे सामने में भगवान ही क्यों ना आए, पूरी कोशिश करूंगा उस भगवान को भी वहां पे रोक देने के लिए। मैं ऐसा इंसान हूं। एनीवे, और ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।